everyone, welcome to my channel Success Planet by Anjali 2.0। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो आपके पेपर का फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें हिस्ट्री सिविक्स से आता है और उसके एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। और बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना देखा, क्योंकि व्यूज़ से पता चल जाता है कि कितने व्यूअर्स देख रहे हैं। इससे मुझे ये लगा कि मुझे और भी आपकी मदद करनी चाहिए ताकि जो आपके पेपर का सेकंड सेक्शन है, सेक्शन बी, जिसमें कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से आता है, उसको भी मैं आपको बता सकूं। मैंने बहुत ही 10 इयर्स के शॉर्ट्स वगैरह से सभी से काफ़ी एनालिसिस करके ये क्वेश्चंस निकाले थे जो मैंने हिस्ट्री और सिविक्स के आपको बताए। आज के वीडियो को मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं उनको मैं आपको बता सकूं ताकि आपकी और भी हेल्प हो सके। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो लोग कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स तक मैं आपकी इसी तरह से हेल्प करती रहूँगी जिससे आप बोर्ड के एग्जाम्स में एसएसटी के पोर्शन में, एसएसटी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। और आपके पास तो अपॉर्चुनिटी भी है कि आपके एग्ज़ाम्स थोड़ा डिले हो रहे हैं, थोड़ा आपको ड्यूरेशन मिल रही है लर्निंग वर्क के लिए, अपने कोर्स को अच्छे से पढ़ने समझने के लिए, और टीचर्स भी आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो वीडियो के माध्यम से चाहे आपके टीचर्स आपके क्लासेस में जो भी हेल्प कर रहे हैं उनकी फुल हेल्प लीजिए, और मैं भी आपकी इसी तरह से हेल्प करती रहूँगी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के एमसीक्यूज और इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज लेकर चलेंगे कि उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है। और ये भी आप लोग जान लीजिए कि आपका जो 30% का जो कोर्स डिडक्ट हुआ है उस कोर्स को मैं नहीं ले रही हूँ। मैंने फर्स्ट जो इससे पहले वीडियो बनाया था उस वीडियो में भी जो फर्स्ट सेक्शन है आपका पेपर का, उसमें 30% जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस उसको कवर नहीं किया था। और इस सेक्शन में भी जो आपके रिड्यूस चैप्टर्स हैं उनको मैं नहीं ले रही हूँ। सिर्फ आपके जो इस एग्ज़ाम में आने वाले चैप्टर्स हैं उन्हीं के एमसीक्यूज को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और बहुत ही एनालिसिस करके निकाला है कि कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो पूछे जा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि शायद 100% इन्हीं एमसीक्यूज में से आपके बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज आएंगे। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है जिसमें मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है ताकि आपको वो क्वेश्चंस हमेशा के लिए याद रहें, इसलिए मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया है। तो लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के पोर्शन से। इस समय जो मैं आपको एमसीक्यूज़ बताने जा रही हूँ वो ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ हैं। ओके, फर्स्ट है, विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? ए ऑप्शन रिन्यूएबल, बी ऑप्शन बायोटिक, सी ऑप्शन फ्लो एंड डी ऑप्शन नॉन रिन्यूएबल। एंड द राइट आंसर इज non-renewable. Second, under which of the following types of resources can tidal energy be put? First option, replenishable. Second, human-made. Third, abiotic. And fourth is non-recyclable. And the right answer is replenishable. Next, which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? Option A, intensive cultivation. Option B, deforestation. Option C, over irrigation. And option D is overgrazing. And the right answer is over irrigation, because वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं जिसकी वजह से बार बार
इरिगेशन होता है और बार बार इरिगेशन होने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है वहाँ का, ओवर इरिगेशन की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। अब आपको पता होना चाहिए कि टेरेस कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादातर हिली एरियाज में होता है, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा? ऑप्शन डी इज राइट, उत्तराखंड। नेक्स्ट, विच सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से इस बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, तो कॉटन के लिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ऑप्शन ए है एलुवियल सॉइल, ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन सी रेड सॉइल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main factor that determines creation of a resource? Option A nature and technology, option B nature and human beings, option C nature, human beings and technology, option D technology and human beings। अब यहाँ पर मेन फैक्टर्स जो हैं वो रिसोर्सेज को क्रिएट करने के कौन से होने चाहिए? सबसे पहली बात तो नेचर होना चाहिए, क्योंकि नेचर के बिना रिसोर्सेज बन ही नहीं सकते हैं। उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए ह्यूमन बींग्स और टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। इट मीन्स कि आंसर सी इज राइट, नेचर, ह्यूमन बींग्स एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन का कारण क्या है? ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी ओवरग्रेजिंग, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही पता है कि सॉइल इरोजन का तीनों ही कारण होते हैं। इट मीन्स कि राइट आंसर होगा all of the above. Next, under which of the following type of resources can solar energy be categorized? Option A flow resources, option B non-recyclable resources, option C human made resources and option D is exhaustible resource, and the right answer is flow resource. Next, which of the following is the most important occupation of the people of India? Option A food gathering, option B agriculture, option C manufacturing, option D services, and the right answer is agriculture. इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्रीकल्चर जो है वो पहले भी बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा और आज भी, क्योंकि सबसे बेसिक नीड जो होती है इंसान की वो होती है फूड। और हमारी कंट्री क्या सभी कंट्रीज चाहती हैं कि उन्हें अपनी पॉपुलेशन के लिए फूड कहीं से लेना ना पड़े, उनके पास इतनी व्यवस्था हो कि सभी लोगों के लिए फूड इनफ हो उनके पास। इसलिए एग्रीकल्चर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है। और इंडिया में भी पॉपुलेशन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि वो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़कर इतनी क्रॉप्स उगाएं जिससे बाहर से ग्रेज लेने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर? किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर?
ऑप्शन ए प्राइमरी एक्टिविटी, ऑप्शन बी सेकेंडरी एक्टिविटी, ऑप्शन सी टर्शरी एक्टिविटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज प्राइमरी एक्टिविटी। आप लोगों ने ये तीनों ही तरह की एक्टिविटीज़ पढ़ी होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इसमें आपको पता होगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से जो ग्रो किया जाता है, जो कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज से टच में होता है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। तो एग्रीकल्चर जो है वो नेचर से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना लैंड के एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, बिना इरिगेशन के एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा माइनिंग है, फिशिंग है, ये सारा भी जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही आता है। नेक्स्ट इज़ what is primitive subsistence farming known as in northeastern state like Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland? Option A horticulture, option B panda, option C झूमिंग and option D milpa. And the right answer is झूमिंग। झूमिंग के बारे में आप लोग झूम कल्टीवेशन बहुत अच्छे से जानते होंगे। झूम कल्टीवेशन जो होता है वो एक जगह पर करने के बाद फिर उस जगह को छोड़ के चले जाना और दूसरी जगह पर कल्टीवेशन करना, ये कहलाता है झूमिंग कल्टीवेशन। तो ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि असम, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है इनके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा किया जाता है। झूमिंग कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इन एरियाज़ में होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज विद हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड? ऑप्शन ए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन बी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन सी कॉमर्शियल फार्मिंग एंड ऑप्शन डी प्लांटेशन। एंड द राइट आंसर इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस फार्मिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है उसमें फार्मिंग या क्रॉप्स उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, जबकि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। तो जहाँ पर हाई पॉपुलेशन होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगाने की ज़रूरत होती है, इसलिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वहाँ पर सबसे ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल क्रॉप ग्रोन इन एरिया ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? फर्स्ट ऑप्शन याम्स एंड स्वीट पोटैटो, सेकेंड ऑप्शन व्हीट, थर्ड ऑप्शन राइस एंड लास्ट इज कॉटन। एंड द राइट आंसर इज राइस। Next, rice is a subsistence crop in Odisha. In which of the following state is rice is a commercial crop? Option A West Bengal and Bihar, option B Jammu and Kashmir, option C Punjab and Haryana, option D Tamil Nadu and Kerala. And the right answer is Punjab and Haryana. यहाँ पर आप लोग देखिए कि वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा राइस उगाया जाता है, लेकिन वो कमर्शियल क्रॉप नहीं है वहाँ की। इसी तरह से तमिलनाडु और केरला में भी कमर्शियल क्रॉप नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में राइस उगाया ही नहीं जाता या बहुत कम उगाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल क्रॉप के रूप में उभर के आती है वो है पंजाब और हरियाणा। पंजाब में बीट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, लेकिन उसी की जगह पे राइस भी उगाया जाता है जो कि कमर्शियल क्रॉप है वहाँ की, और हरियाणा में भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? ऑप्शन ए बार्ले, ऑप्शन बी पीज, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी मस्टर्ड। एंड द राइट आंसर इज बाजरा। आपको खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जैद क्रॉप, इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये तीनों क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। बाजरा जो है वो कोर्स ग्रेन में आता है, जिसे हम मोटा अनाज कह के पुकारते हैं। तो ये खरीफ क्रॉप में आता है।
और बाजरा जो है वो मोटा अनाज यानी कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी कोर्स ग्रेन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ज़ैद क्रॉपिंग सीजन। अब यहाँ पर ज़ैद क्रॉपिंग देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉपिंग सीज़न जो है वो ऐसा सीज़न होता है जब रबी और खरीफ इन दोनों के बीच, इन दोनों क्रॉप्स के ग्रोइंग के टाइम के बीच का जो टाइम होता है, जब कोई भी क्रॉप नहीं उगाई जा रही होती है, उस टाइम पीरियड को ज़ैद क्रॉपिंग सीज़न कहा जाता है। और इसमें ज़्यादातर क्या उगाया जाता है, देखिए ऑप्शन ए है शुगर केन, ऑप्शन बी मस्क मेलन, ऑप्शन सी ग्राउंड नट, ऑप्शन डी मूंग एंड द राइट आंसर इज मस्क मेलन। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने मस्क मेलन बताया आपको। इट मीन्स जैसे कि ककड़ी, खीरा और मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सारे सब आते हैं ज़ैद क्रॉप में, जो कम टाइम पीरियड के लिए होते हैं। वो उस रबी और खरीफ के बीच की जो टाइम पीरियड होता है, जब लैंड खाली होता है, उस टाइम पीरियड में इनको उगाया जाता है। नेक्स्ट, हाउ मैनी क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर in the state like Assam, West Bengal and Odisha, and what are their names? Option A Vans Arabica, option B 2 Rabi Anti-Zaid, option C 3 As Aman Born, and option D 3 Kumar Varle Walter. And the right answer is 3 As Aman Born। ये असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में उगाया जाता है और इनको इस नाम से जाना जाता है, ये पैडी क्रॉप कहलाती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनुअल क्रॉप। ऑप्शन ए शुगर केन, ऑप्शन बी कॉटन, option C jute, option D cucumber, and the right answer is sugar cane. Next is, which of the characteristics of minerals is not a concern of geographers? Option A minerals as part of the earth's crust for better understanding of landforms, option B distribution of minerals, option C economic activities associated with minerals, and option D formation, age and physical and chemical composition of minerals। जोग्राफिकर्स जो हैं वो मिनरल्स की किन बातों पर कंसंट्रेट करते हैं, तो सबसे मेन जो है वो उनकी फॉर्मेशन है, उनकी एज है कि वो कितने पुराने हैं या कितना पुराना वो मिनरल है, उसके फिज़िकल और केमिकल कंपोजिशन में क्या है, ये सारी चीज़ों पर जो जोग्राफिकर होते हैं वो ध्यान देते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी लाइमस्टोन एंड ऑप्शन डी इज सैंडस्टोन, एंड द राइट आंसर इज बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है वो ऑलिवाइन मिनरल से बना होता है और ये ही एक ऐसा है जो सिंगल मिनरल से बना हुआ रॉक होता है। नेक्स्ट है, which of the following minerals are metals like gold, silver and platinum? Option A ferrous minerals, option B non-ferrous minerals, option C non-metallic minerals, and option D is precious metals, and the right answer is precious metals, क्योंकि ये तीनों ही बहुत ही महंगे होते हैं, इसलिए प्रेशियस मेटल्स में आते हैं। नेक्स्ट,
In which type of rocks and minerals formed from solidification of molten matter in the rocks, crevices, faults or joints are found? Option A, stratified rocks. Option B, igneous and metamorphic rocks. Option C, sedimentary rocks. And option D, none of the above. And the right answer is igneous and metamorphic rocks. Next, which of the following is a major metallic mineral obtained from veins and lodes? Option A, tin. Option B, iron. Option C, manganese. And option D is gold. And the right answer is tin. Next, which of the following sedimentary mineral is formed as a result of evaporation, especially in arid regions? Option A, coal. Option B, potash salt. Option C, iron ore. And option D, sulfur. And the right answer is potash salt. Next, which of the following regions of India contain most of the reserves of coal, metallic minerals, mica and many other non-metallic minerals? Option A, the Himalayas. Option B, alluvial plains of North India. Option C, rock system of peninsular in Rajasthan. And option D, peninsular plateau region. And the right answer is peninsular plateau region. आपको मैं बता दूं कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादातर पेनिनसुलर एरिया में पाए जाते हैं। हालांकि इंडिया के और भी पार्ट्स में और मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है वहाँ पर नॉन मेटेलिक मिनरल्स और मेटेलिक मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए राइट आंसर जो है वो होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट अवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स? ऑप्शन ए, द हिमालयन बेल्ट. Option B, the alluvial plains of North India. Option C, the Thar Desert. Option D, the Peninsular Plateau. And the right answer is the alluvial plains of North India. यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन से मिनरल्स जो हैं, कौन सा एरिया जो है वो ज़्यादा जहाँ पर नहीं पाए जाते मिनरल्स, वो एरिया कौन सा होगा? वो एरिया होगा द एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि हिमालयन बेल्ट, थार डेजर्ट और में ज़्यादा मात्रा में है और पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। Next, which of the following is the finest quality of iron ore with magnetic qualities? Option A, magnetite. Option B, hematite. Option C, siderite. Option D, limonite. And the right answer is magnetite. मैग्नेटाइट में आयरन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इतना और किसी में नहीं होता। हेमेटाइट में भी पाया जाता है लेकिन मैग्नेटाइट से कम मात्रा में, लगभग 70% तक आयरन जो है वो मैग्नेटाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री? ऑप्शन ए, शुगर. Option B, tea. Option C, coffee. And option D, petrochemicals. And the right answer is petrochemicals. यहाँ पर
मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पूछी गई थी तो आपको शुगर, टी, कॉफ़ी ये पता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, ये एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं क्योंकि इनकी क्रॉप उगाई जाती है, तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जबकि पेट्रोकेमिकल्स जो है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, विच इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया दैट इज सेल्फ रिलायंट? ऑप्शन ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑप्शन बी आयरन एंड स्टील, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्शन डी सुगर। एंड द राइट आंसर इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है कि जिसे दूसरे की सहारे की या किसी और की मदद की ज़रूरत ना पड़े, तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे किसी बाहर से, किसी कंट्री से कुछ लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो चीज़ें सुटेबल हैं, जो चीज़ें चाहिए वो हमारी कंट्री में ही पाई जाती हैं, जबकि और चीज़ों के लिए कभी कभी बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी इज लखनऊ। एंड द राइट आंसर इज मुंबई। सबसे पहली टेक्सटाइल मिल जो थी वो मुंबई में एस्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स एट होम एज अ कॉटेज इंडस्ट्री? ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी हैंडस्पन खादी, option C jute and option D none of these, and the right answer is handspun khadi. Next, which country has the largest installed capacity of spindle in the world? Option A Japan, option B Philippines, option C China एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्पिंडल क्या होता है। स्पिंडल मशीन में एक रॉड जैसी होती है और मशीन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उस रॉड के चारों तरफ मूव करते हैं, उसी को स्पिंडल कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा ये इंस्टॉल्ड की कैपेसिटी जो है वो कहाँ, किस कंट्री में है? वो है आंसर सही जो होगा वो होगा चाइना। Next, why is there a need to always import cotton? Option A, obsolete machinery. Option B, increasing demand. Option C, shortage in the home market. And option D, poor quality in the domestic market. And the right answer is obsolete machinery. Next is, why is there a tendency of the sugar mills to shift the concentrate in Maharashtra? Option A, more water resources. Option B, soil is more fertile. Option C, more land for cultivation. And option D is higher sucrose content of cane. And the right answer is higher sucrose content of cane. महाराष्ट्र में शिफ्ट करने के पीछे ये कंसंट्रेशन है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी इच्छा वाले, मतलब बहुत ज़्यादा चीनी यूज़ की जाती है, इसलिए जो शुगर मिल्स हैं वो महाराष्ट्र में शिफ्ट होने के लिए कंसंट्रेट कर रही हैं। Next, which out of the following industries helps in the manufacture of telephones, computers, radars, etc.? Option A, aluminium. Option B, information technology. Option C, steel. And option D is electronics. And the right answer is electronics. Next, which country is the largest producer and consumer of steel in the world? Option A, China.
option B Japan, option C India, and option D United States. And the right answer is China. Next, what does the means of the movement of goods and services from their supply locations to demand locations can be termed as? Option A capital, option B traders, option C transport system, and option D is power supply. And the right answer is transport system. जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो अपने सप्लाई लोकेशन से अपनी डिमांड लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट नेटवर्क इन इंडिया? ऑप्शन ए रोडवेज, ऑप्शन बी रेलवेज, ऑप्शन सी waterways, and option D pipelines. And the right answer is roadways. इसको मैं क्लियर कर दूं कि रेलवेज का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडिया में, लेकिन रोड्स का नेटवर्क जो है वो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि रोड्स जो हैं वो किसी भी सामान को, किसी भी इंसान को, किसी भी क्रॉप को उसके जहाँ पर उसे पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचाती हैं। इसलिए रोड्स जो है वो एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क बन गई है इंडिया में, जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्रोवाइड होता है। और रोडवेज से ट्रांसपोर्ट क्रॉप्स को, ह्यूमंस को और सभी को मिल जाता है। तो रोडवेज जो हैं वो लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया में। Next, which of the following modes of transport would you find in higher areas of mountains regions like the Himalayas? Option A railways, option B roadways, option C inland waterways, option D airways. And the right answer is रोडवेज। हिली एरियाज़ में भी रोडवेज ही जो हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के काम आती हैं, क्योंकि हिली एरियाज़ में भी रेलवेज़ का नेटवर्क बना पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है हिली एरियाज़ में, क्योंकि इसके लिए फिर हिल्स को पूरा कट करना पड़ता है, क्योंकि रेलवेज़ के जो ट्रैक हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अगर वो सीधे नहीं होते हैं तो रेल जो है वो अपनी पटरी से उतर सकती है। इसलिए रेलवेज़ के नेटवर्क जो हैं वो प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि हिली एरियाज़ में ज़्यादा नहीं होते। तो वहाँ पर रोडवेज़ ही ट्रांसपोर्ट का मेन जो साधन है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मच हायर रोड डेंसिटी ऑफ 375 किलोमीटर? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, एंड ऑप्शन डी केरला। एंड द राइट आंसर इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम फॉर नेशनल हाईवे नंबर 1? ऑप्शन ए महात्मा गांधी रोड, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी मार्ग, ऑप्शन सी रेड रोड, ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। एंड द राइट आंसर इज शेर शाह सूरी मार्ग। ये आपको पता होगा कि इसको नंबर 1 हाईवे क्यों कहा गया, क्योंकि ये सबसे पहले बनी हुई सबसे लंबी रोड है, इसलिए इसे नेशनल हाईवे नंबर 1 कहा गया। Next, which of the following types of roads receive special impetus under the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana? Option A National Highways, option B State Highways, option C Rural Roads, option D District Roads. And the right answer is Rural Roads, क्योंकि
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ही, मतलब गांव के हिस्सों में ही सड़क को बनाने का काम किया गया था, ताकि हर एक गांव को शहरों से जोड़ा जा सके, हर एक गांव से ट्रांसपोर्ट के थ्रू आसानी से क्रॉप्स को मंडियों तक पहुंचाया जा सके, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जा सके। इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है वो स्पेशली रूरल रोड्स के लिए चलाई गई थी और रूरल एरियाज में रोड्स को बनवाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट, व्हेन एंड बिटवीन विच 2 स्टेशंस डिड द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया स्टीम ऑफ? ऑप्शन ए, कोलकाता टू रानीगंज 1874, ऑप्शन बी, मुंबई टू ठाणे 1853, ऑप्शन सी, मुंबई टू अहमदाबाद 1854, ऑप्शन डी, चेन्नई टू अरकोनम 1856, and the right answer is Kolkata to Raniganj 1874। यहाँ पर मुंबई टू थाने दिया है। यहाँ पर जो पहला स्टीम इंजन था वो यहाँ मुंबई से थाने मूव किया था 1853 में, जबकि फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया स्टीम ऑफ जो थी वो कोलकाता टू रानीगंज 1874 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन इन नॉर्दर्न इंडिया? ऑप्शन ए, अंबाला, ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी, लखनऊ, एंड द ऑप्शन डी इज अमृतसर। द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट जो रेलवे जंक्शन है वो न्यू दिल्ली है, क्योंकि न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल है, आपको पता है, और बहुत से लोग वहाँ बहुत से कामों के लिए आते जाते रहते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज़, बहुत से ऑफिसेज, मेन हेड ऑफिसेज वहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसलिए न्यू दिल्ली का जो रेलवे जंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन है नॉर्दर्न इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द deepest landlocked and well protected post originally conceived as an outlet for iron ore export? Option A, Chennai port, option B, Visakhapatnam port, option C, Paradip port, and option D is Tuticorin port, and the right answer is Visakhapatnam port. Next question, development is a, first option, single aspect phenomenon, option B, double aspect phenomenon, option C, multi aspect phenomenon, and option D is none of the above, and the right answer is multi एस्पेक्ट फिनोमिनन। मीन्स कि डेवलपमेंट जो होता है वो किसी भी सिंगल एस्पेक्ट, डबल एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट, मतलब 2-3 एस्पेक्ट पर नहीं, बल्कि मल्टी एस्पेक्ट फिनोमिनन पर आधारित होता है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो किसी एक तरीके से नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट पर्सन हैव, option A, same, option B, different, option C, both A and B, and option D, none of these, and the right answer is different. Different persons have different means कि हर व्यक्ति अलग अलग होता है तो वो दूसरे से अलग ही होता है। ओके, नेक्स्ट, people aspire for material and non-material things. This statement is option A, true, option B, false, option C, partly true, and option D, partly false, and the right answer is true.
Next, before accepting job offers from distance place, people take into consideration option A salary, option B facilities for family, option C disciplined working atmosphere, and option D all of the above. And the right answer is all of above. कोई भी पर्सन अगर डिस्टेंस प्लेस पर कोई जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो वो सबसे पहले सैलरी पर कंसीडर करता है, उसके बाद उसकी सेकंड प्रायोरिटी उसकी फैमिली होती है कि उसकी फैमिली को क्या फैसिलिटीज़ मिल पा रही हैं वहाँ पर, और साथ ही साथ उसके जहाँ पर वो जॉब ज्वाइन कर रहा है वहाँ पर वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, डिसिप्लिन्ड है या नॉन डिसिप्लिन्ड। तो ये सारी चीज़ें ही इस बात पर निर्भर करती हैं कि कोई भी जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,236 per annum are considered to be A. rich countries, B. poor countries, C. middle class countries, and D. low middle class countries. And the right answer is rich countries. जो US पर कैपिटा इनकम डिसाइड की गई 12,236 पर एनम, वो रिच कंट्रीज पर कंसीडर करती है। नेक्स्ट, इन 2016 इंडियाज पर कैपिटा इनकम वाज $1,005 per annum, option B $1,565 per annum, option C $1,750 per annum, and option D $1,840 per annum. And the right answer is $1,840 per annum. Next, in 2015-16 the most developed state was, ये इंडियन स्टेट की बात हो रही है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, एंड ऑप्शन डी दिल्ली। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गोवा। इस समय अगर हम 19 की बात करें तो 19 में सबसे डेवलप्ड स्टेट जो है वो हरियाणा है, और 15 और 16 में गोवा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट था। नेक्स्ट, इन 2015-16 द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट वाज ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी बिहार। एंड द राइट आंसर इज बिहार। सबसे कम डेवलप्ड स्टेट आज भी बिहार ही है। ये केवल 15-16 की ही बात नहीं है, ये 18-19 की भी बात हो गई। 2018-19 इसमें भी बिहार ही सबसे लीस्ट डेवलप्ड स्टेट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 द लिटरेसी रेट इन केरला वाज ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 94%, ऑप्शन सी 98%, एंड ऑप्शन डी 100%. एंड द राइट आंसर इज 94%. आपको पता है कि केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। इतना लिटरेसी रेट अदर किसी स्टेट में नहीं पाया जाता है, तो वो भी 94% लिटरेसी रेट जो है वो 2016-17 में पाया गया। ये सबसे हाईएस्ट उस समय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर HDI 2016 report, India ranked dash in the world. Option A 130, option B 131, option C 133, and option D is 135. And the right answer is 131. HDI Human Development Index
ये पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ को रैंक में दिया जाता है कि कहाँ पर डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा है या कहाँ पर कितना है, उसके हिसाब से रैंक दी जाती है। तो ये 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो था वो 131 पोजीशन पर था। उसके बाद अगर हम लेटेस्ट जाने तो इस समय जो इंडिया की पोजीशन है या जो रैंक है वो 129th रैंक है। नेक्स्ट, दैट सेक्टर कंप्राइजेज ऑफ एक्टिविटीज़ that are undertaken by directly using natural resources. Option A primary, option B secondary, option C tertiary, and option D is none of these. And the right answer is primary. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से सीधे जुड़ा हुआ सेक्टर है वो है प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो है उससे नेचुरल रिसोर्स से ही जो प्रोड्यूसेस होते हैं उनको लेता है। उसके बाद सेकेंडरी में उन्हीं चीज़ों से या उन्हीं रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और टर्शरी सेक्टर तो आप लोग जानते ही हैं कि सर्विस सेक्टर होता है। नेक्स्ट है, These sectors covers activities in which raw material is converted into finished good. Option A primary, option B secondary, option C tertiary, and option D none of above. And the right answer is secondary. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया गया फिनिश गुड्स में, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में किया जाता है, या मतलब सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में आता है। नेक्स्ट, विच सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर कौन सा होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आंसर जो है वो होगा प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सेक्टर इज Option A cultivation of cotton, option B production of cotton textile, option C making sugar from sugarcane, option D banking. जब तक आपको पता नहीं होगा कि टर्शरी सेक्टर कौन सा होता है तब तक आप नहीं बता सकते। तो टर्शरी सेक्टर जो होता है वो एक सर्विस सेक्टर है, और यहाँ पर ऑप्शंस में आपको सर्विस सेक्टर में कौन सा नज़र आ रहा है? ऑप्शन डी बैंकिंग, क्योंकि बाकी सब कल्टीवेशन प्रोडक्शन इनसे जुड़े हुए हैं, और डी वाला ही बैंकिंग जो है वो एक सर्विस सेक्टर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर्स इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। इनिशियल स्टेज जब होती है डेवलपमेंट की तो कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शरी, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज प्राइमरी। इनिशियल स्टेज जब होती है डेवलपमेंट की तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने बेसिक नीड्स को पूरा करना, और बेसिक नीड्स में फूड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। Next, production in secondary sector has increased more than dash times over the year. Option A 3, option B 5, option C 9, and option D 10. And the right answer is 9. सेकेंडरी सेक्टर की जो प्रोडक्शन है वो लगभग 9 टाइम्स बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, जबकि पहले इतना नहीं होता था, मतलब पहले इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जाता था। अब 9 टाइम्स बढ़ गया है ये प्रोडक्शन। नेक्स्ट, इन इंडिया प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 10% टूवर्ड्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, option C 30, and option D is 50. And the right answer is
25%। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं कंट्री के, उसमें लगभग 25% तक का जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइमरी सेक्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नरेगा which guarantees dash days of employment in a year by the government. Option A 75, option B 100, option C 125, option D 150, and the right answer is 100. नरेगा या मनरेगा दोनों एक ही तरह की स्कीम्स हैं, केवल उनके नाम चेंज हैं। पहले नरेगा था, बाद में उसमें महात्मा गांधी का वर्ड जोड़ दिया गया तो वो नरेगा से मनरेगा बन गया। इसमें गारंटी दी जाती है 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट की, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, और 100 डेज का जो भी अलाउंस बनता है वो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash sector covers those enterprises where the terms of employment are regular. Option A organized, option B unorganized, option C both A and B, and option D none of the above. And the right answer is organized. आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में डिफरेंस अगर पता होगा तो आपको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेगुलर हो ऐसा केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही हो पाता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की कोई सर्टेनिटी या कोई भी ये नहीं रहता कि जॉब को परमानेंटली माना ही जाएगा। परमानेंट जॉब नहीं होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक बार इंसान जॉब करने लगता है तो उसकी जॉब जो होती है रेगुलर और परमानेंट होती है। नेक्स्ट, दैट सेक्टर इज गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ अर्न प्रॉफिट्स। ऑप्शन ए पब्लिक, ऑप्शन बी प्राइवेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, जबकि पब्लिक सेक्टर सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम करता है, केवल उतना ही प्रॉफिट लेता है जितना ज़रूरी होता है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेता। जबकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा उसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाने का, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर्स में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं उनके प्राइजेस ज़्यादा होते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर्स में वही चीज़ें सस्ती होती हैं। नेक्स्ट, डैश इज़ द इंक्रीजिंग इंटरेक्शन ऑफ पीपल, स्टेट्स और कंट्रीज थ्रू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल फ्लो ऑफ मनी, आइडियाज़ एंड कल्चर्स। ऑप्शन ए लिबरलाइजेशन, ऑप्शन बी globalization, option C privatization, and option D is all of these, and the right answer is globalization. लोगों का, कंट्रीज का या किसी भी चीज़ का, जो पैसे का या आइडियाज़ का, कल्चर्स का जो इंक्रीजिंग होता है, मतलब किस तरह से इंक्रीज़ होती हैं ये होती हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, तब इन सब चीज़ों का फ्लो बनता है और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। नेक्स्ट, कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मल्टीनेशनल कंपनी, ऑप्शन बी डोमेस्टिक कंपनी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज मल्टीनेशनल कंपनी।
Next, MNCs set up their units in Eastern Europe because of option A, cheap labor, option B, closeness to the markets in US and Europe, option C, highly skilled engineers, option D, all of the above. And the right answer is closeness to the market in US and Europe. MNCs ज़्यादातर जो अपनी यूनिट्स हैं वो ईस्टर्न यूरोप में इसलिए सेटअप करती हैं ताकि उन्हें जो यूएस और यूरोप की मार्केट है उससे ज़्यादा दूरी ना रहे और उस मार्केट से पास में ही रहे। नेक्स्ट, MNCs आप लोग जानते होंगे मल्टीनेशनल कंपनीज को कहा जाता है। तो MNCs सेट अप यूनिट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ऑप्शन ए थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी बाय एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर्स, ऑप्शन सी थ्रू मर्जर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज all of the above। मीन्स जो MNCs होती हैं वो अपनी यूनिट्स डिफरेंट कंट्रीज में क्यों रखती हैं, ताकि उन्हें सीधे फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल सके, वो वेंचर्स में जॉइंट हो सके, उनके पास मर्जर्स हो। ये सारी चीज़ें MNCs को अपनी डिफरेंट कंट्रीज में होने के लिए चाहिए होती हैं। इसलिए MNCs जो हैं वो अपनी यूनिट डिफरेंट कंट्रीज में सेटअप करती हैं। नेक्स्ट, फोर्ड मोटर्स हैज़ प्रोडक्शन यूनिट स्प्रेड ओवर डैश कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 28। फोर्ड मोटर्स जो है कंपनी, उसने अपनी प्रोडक्शन यूनिट कितनी कंट्रीज में लगा रखी हैं? 26 कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज टॉयज आर पॉपुलर इन इंडिया बिकॉज ऑफ, ऑप्शन ए चीप प्राइजेस, ऑप्शन बी न्यू डिजाइंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज चीप प्राइजेस। तो चाइनीज़ जो टॉयज़ हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा इसीलिए पॉपुलर हैं क्योंकि उनके प्राइस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए चाइनीज़ टॉयज़ को बहुत ज़्यादा इंडिया में पसंद किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज, ऑप्शन ए लिबरलाइजेशन, ऑप्शन बी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन सी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन डी सी बोथ ए एंड बी। यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं या रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं। ये ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो गवर्नमेंट लगाती है अपने कंट्री पर कि वहाँ उसके देश में कोई अदर कंट्री की कंपनीज एंटर नहीं कर सकती, मतलब कोई अपना सामान यहाँ पर सेल नहीं कर सकती हैं या अपने कंपनीज यहाँ पे सेटअप नहीं कर सकती हैं। ये कहलाते हैं ट्रेड बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, जो कि गवर्नमेंट करती है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो यहाँ की कंट्री, यहाँ पे अपनी कंट्री में जो कंपनीज हैं वो फ्लॉरिश हो सके, इसलिए किया जाता है। इसलिए राइट आंसर होगा लिबरलाइजेशन। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो खुद की कंपनीज होती हैं, खुद अपनी कंट्री की कंपनीज होती हैं, वो उतना प्रॉस्पेरस नहीं हो पाती, फ्लॉरिश नहीं हो पाती है। इसलिए ये ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं वो लगाती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑन जुलाई 2016 nearly dash countries were members of World Trade Organization। जुलाई
2016 में लगभग कितनी कंट्रीज जो थी वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गई थी? ऑप्शन ए 162, ऑप्शन बी 163, ऑप्शन सी 164 and option D is 165 and the right answer is 165. Next question, dash countries dominate WTO. अब यहाँ पर WTO से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में WTO कहा जाता है। तो WTO में किन कंट्रीज की डोमिनेशन है? ऑप्शन ए डेवलप्ड, ऑप्शन बी अंडर डेवलप्ड, ऑप्शन सी both A and B and option D is none of the above and the right answer is developed. Next question, globalization will continue in the future in India is ordered to option A provide a large amount of employment, option B increase the mobility of labor, option C both A and B and option D is none of the above and the right answer is both A and B because ग्लोबलाइजेशन जो है उसको कंटिन्यू फ्यूचर में इसीलिए किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़े, क्योंकि नई नई कंपनीज जब आएंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट का एक नया तरीका लेकर आती हैं, क्योंकि उनका काम भी बिना लोगों के नहीं चलता, तो वो अपने वहाँ एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करती हैं, इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ लेबर, और लेबर की मोबिलिटीज़ भी इंक्रीज होती हैं, तो आंसर बोथ ए एंड बी होगा। ओके, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को ये ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता दिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने आपको ये शेयर किए ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो आप लोगों ने आई थिंक सभी ने बहुत ध्यान से सभी ने इस चीज़ को समझा होगा और जाना होगा कि क्वेश्चंस कौन से हैं, उनके सही आंसर्स क्या होने चाहिए। तो ये थे आपके ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के MCQs। मैंने सभी MCQs आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। आई थिंक आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन का कोई आंसर सही नहीं लग रहा है, या आपको कोई और ऑप्शन समझ में आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको और क्लियर कर सकूं। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से ये कोशिश की है कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको ज़रूर क्लियर करूंगी। और लास्ट तक मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो मेरे आगे आएंगे वीडियोस उनको आप आसानी से उनका नोटिफिकेशन पा सकते हैं और उन वीडियोस को भी देखकर अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू।